रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद, 2 बार कूदना, पूरी क्लास सीधी बैठेगी। गुड़िया जी आप नए हो क्या आप क्लास में? हाँ तो ठीक है, ऐसा नहीं बैठते बेटा, उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते। ठीक है, तू नहीं रही है आगे वाली, तू कब बैठी थी ऐसे? तू बैठी थी? हाँ यही बैठी थी, इसको बोला फिर ना। हाँ पूरी क्लास सीधे बैठेगी, बोले गुड इवनिंग। ये बच्चा नहीं बोला कमीना। अब जल्दी से प्यारी प्यारी स्माइल लेके आओ थोबड़े पर। ऑलराइट, अभी मैं तुमको बता रहा हूं, वो बात सुनते ही तुम्हारे दिमाग में दिल में स्माइल आएगी। अगर स्माइल नहीं दी है ना तो पता है ना क्या होने वाला है। अच्छा चलो वही वाली स्माइल दे दो, क्या को इतना गंदी गंदी बातें करने की, वही वाली स्माइल दे दो जो उसे दोगे, ठीक है? हल्की सी, हाँ किसी को भी पता नहीं चली ऐसी। तो बात चल रही थी उस दिन अपनी AS2 की, है ना? कहां पे है AS2? बेटा AS2 में उस दिन हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, जस्ट गिव मी अ व्हाइल। आज हम एक नया AS भी शुरू करेंगे। कौन सा करना है? देखो दिख रहे तुम्हें सारे AS आ गए। ओके, एक बार इसको रिवाइज कर लेते बेटा एंड देन विल गो अहेड। तो मैंने आपको उस दिन बताया था इन्वेंटरीज आर असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस in the process of production or supply of production or in the process of production for such sale or in the form of material or supplies for the purpose of production or supply of services. Yes or no? इसके अंदर बेटा जी मैंने आपको इन्वेंट्री के बारे में भी बताया था कि इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, फिर देन इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड ट्रेड, इट इंक्लूड्स फिनिश्ड गुड्स, इट इंक्लूड्स वर्क इन प्रोग्रेस, इट इंक्लूड्स स्टोर्स एंड सप्लाईज। फिर मैंने आपको शेड्यूल 3 का प्रेजेंटेशन भी बताया कि P&L अकाउंट में क्या होता है। सो P&L अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा जाता है, परचेसेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड लिखा जाता है और चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखा जाता है फॉर वर्क इन प्रोग्रेस एंड फॉर फिनिश्ड गुड्स। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट एसेट के हेडिंग के अंदर हम लिखते हैं इन्वेंटरीज। इज दैट ओके? ये करने के बाद में मैंने आपको बताया था कि इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। वहां पर कॉस्ट का मतलब होता है कि आपको लेना पड़ता है उसमें परचेस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। और अगर इसको हम परचेस कॉस्ट के एंगल से डिफाइन करें तो उसमें परचेस प्राइस आती है, लेस ट्रेड डिस्काउंट आता है, एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आता है, रिफंडेबल टैक्सेस इसका पार्ट नहीं होता है, एंड एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन विच विल इंक्लूड लोडिंग, अनलोडिंग एंड फ्रेट चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गोडाउन रेंट विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, जनरल ओवरहेड विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, एंड so on and so forth. Selling expenses will also be not part of it. So when I went further, I said you that if you are manufacturing the inventory, you will also add the labor and the overhead, but the overhead should be production overhead, and production overhead are of 2 types. One is variable and the other one is fixed. So when I use the word कि variable overhead है तो variable overhead तो directly add हो जाता है per unit cost में, but अगर fixed overhead है तो fixed overhead के लिए आप उसको divide by करते हो normal capacity when the production is less than or equal to normal capacity. Whenever the production is greater than the normal capacity, then you divide it by what? Actual production. Says? ये यहां तक बात हो जाने के बाद में हम आगे बढ़े और हमने ये देखा था कि किस तरीके से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है। तो NRV जो है, NRV का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट एंड लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल द प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है। रॉ मटेरियल को आप पहले फिनिश प्रोडक्ट का देखते हो कि वो कॉस्ट और NRV विचेवर इज लोअर में अगर कॉस्ट पर ही वैल्यू हो रहा है तो रॉ मटेरियल विल आल्सो बी वैल्यूड एट कॉस्ट, बट अगर फिनिश प्रोडक्ट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विचेवर इज लोअर में NRV पर वैल्यू होगा, देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विचेवर इज लोअर। डू यू अप्रिशिएट ऑन दिस? ये हो जाने के बाद में हमने ये भी देखा था कि इन्वेंट्री, ये देखा नहीं था एक्चुअली बट मुझे लगता है कि आपको आता होगा, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के कौन से तरीके हैं। तो एक होता है फीफो और दूसरा होता है वैट। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे मेडिसिन, अभी मैंने खाई, मेडिसिन में यू कैन ऑल्सो यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि जब मेडिसिन में बहुत सारी चीजें एक साथ आती है तो किसका किसका फीफो वैट लिखते रहेंगे, तो डायरेक्टली उसमें हम क्या ले लेते, स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो आपने कॉस्टिंग में सीखा होगा। जनरली जब प्राइस रेंजेस चेंज नहीं होती है तो अब आप किस पर ले लेते हो उसको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। इसके अलावा हमने इसके बारे में भी बात करी थी नहीं वो दूसरे वाले के बारे में बात नहीं करी, वो आज बात करनी। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे और मैंने आपको उस दिन ये चीज समझा दी थी कि बेटा समझ में सबको आता है बट लिखते वक्त आपके चीजें प्रॉब्लम होती है, और वो जो लिखने का प्रोसेस है वो पहले कच्चा पक्का गंदा और उसके बाद में फेयर आंसर बनने लगता है व्हेन यू प्रैक्टिस रिपीटेडली एंड रेगुलरली। इट जस्ट लाइक मेहंदी,
पहली वाली मेहंदी गंदी रहेगी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अच्छी होने लग जाएगी। चले भी आगे। सो बेटा जी ये वाला पढ़ा दिया था, ये वाला एलोकेशन ऑफ ओवरहेड हो गया था, ये प्रॉब्लम हो गई थी। ये फीफो वाला रहा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट रिटेल मेथड रहा था, रॉ मटेरियल हो गया था। अच्छा, जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में भी बात करी थी। जॉइंट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ द स्प्लिट वी डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट सिस्टमेटिकली। इफ द कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली तो डायरेक्टली सेपरेट कॉस्ट ले लो दोनों की, बट अगर ऐसा ना हो पाए तो हम क्या करते हैं बेटा जी, उसको सेल रेशियो में बांट देते हैं। याद आ रहा है क्या? और बाय प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, कॉस्ट में से क्या माइनस करते हैं, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट इज व्हाट वी सब्सट्रैक्ट। परफेक्ट। और ये हमने यहां पर लिखा भी था। तुमको पता चला कि अभी हमने जब इस एएस को रिवाइज किया तो रिवाइज इट इन 5 मिनट्स। तो जब ये टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे तब इस तरीके से बात करते करते जाना अपने आप से, और फिर जो कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको मार्क करके रख देना तो हो जाएगा। सो बेटा जी अभी मैं आपको बताता हूं ये रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड क्या होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, ये बराबर है। कॉस्ट का मीनिंग हमें समझ में आ गया। नाउ लेट्स इमेजिन दिस इज अ पेट्रोल टैंक। इसमें पेट्रोल है, ठीक है। तुमको क्या लगता है ये दिख कर ये पेट्रोल कितने दिन का है, माने एक बार का भरा हुआ है या 3-4 बार का भरा हुआ है? मैं बोल रहा हूं 3-4 बार का है, ठीक है यार, मान लेना यार, पहले इतना भरा था, फिर इतना भरा था, फिर इतना भरा था, फिर इतना भरा था। लड़कियां तो क्या कुछ भी नहीं बनेगी क्या? ठीक है, ये दिख रहा है ना, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूं इसलिए, पता नहीं इसमें क्या घूम रहा है, मछली डाल के लाए क्या? एडी है क्या? आगे है मेरे को, तेरे को उधर से दिख रहा है और मेरे को इधर से नहीं दिख रहा है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओ उसको। और पहले उसको लिखा करना, पानी कौन सा पिला रहा है मेरे को साला, अभी मैं पी जाता उसको। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं उसको पीता, फॉर एग्जाम्पल मैं पी नहीं पाया कि उसमें मछली घूम रही है और मैं वेजिटेरियन हूं, अभी अभी बनाऊं, तो जब मैं उसको, अब तो वेजिटेरियन भी रहा, मतलब नॉन वेजिटेरियन भी रहा, तो जिंदा थोड़ी ना खाता है पागल, कुछ भी बोल रहा है उसमें घूम रही है वो। मैं अभी सपोज मान लो मैंने पिया, तो मैं पूछ रहा हूं कौन सा वाला पानी मैंने पिया या कौन सा वाला पेट्रोल पहले पिया। और कॉस्ट तो चेंज होती रहती है ना भाई, अगर आप डीजल पेट्रोल देखेंगे तो उसकी कॉस्ट हमेशा चेंज होती है। एक गोल्ड ज्वेलर के शॉप में चले, सीधा बैठ पहले ना लाइक तब जाएगा। हाँ, गोल्ड ज्वेलर के शॉप में चला गया, अब तूने वहां से गोल्ड खरीदा, कौन सा वाला गोल्ड खरीद के लाए तुम, उसने कब खरीदा था, राइट? तो देयर आर प्रॉब्लम। सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज, वी कॉल इट एज कॉस्ट फॉर्मूले। कॉस्ट फॉर्मूले मतलब कॉस्ट का डेफिनेशन तो पता है, बट उसमें से भी कौन सी कॉस्ट है, तो एक अजम्पशन चलता है। अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो देन वी फॉलो फीफो और वैक। होमोजीनियस माने गोल्ड होमोजीनियस है, या अगर मैं आपको बात करूं मोबाइल्स होमोजीनियस है, सो विल फॉलो व्हाट, फीफो। दूसरा होता है वैक। वैक इज व्हाट, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। आई एम श्योर दैट यू हैव डन इट इन द मटेरियल चैप्टर कॉस्टिंग में। नाउ द थर्ड थिंग इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, समटाइम्स देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स व्हिच गोज इनटू वन प्रोडक्ट, लाइक यू मैन्युफैक्चर अ कार, so when you manufacture a car there is steel which goes into it, there is rubber items which goes into it, there are glass item which goes into it, there are paint item which goes into it. Now how do you apply FIFO here? So to value that particular kind of a manufacturing unit or manufactured unit, you generally use what, standard costing. Standard costing में क्या करते हैं, उसके बॉम होता है, बॉम पता है ना, बिल ऑफ मटेरियल। सो बिल ऑफ मटेरियल का पूरा लिस्ट आ जाएगा, उसके अगेंस्ट उसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाती है बाय एंड लार्ज, तो उसके बेसिस पर उसकी वैल्यूएशन होती है। सेस। या अगर मैं बात करूं पैरासिटामॉल, अब पैरासिटामॉल की कॉस्टिंग निकालनी तो कैसे करेंगे, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट जाते हैं, तो उसकी जनरली क्या ली जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये सेकंड कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो कुछ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से होते हैं जहां पर फीफो अप्लाई करना लॉजिकल नहीं है, या वैक अप्लाई करना नहीं अप्लाई हो पा रहा है। Now the third area is sometimes there are products which are sold at a particular sale margin. रिटेल शॉप में चले जाओ, तो रिटेल शॉप में जब जाते हो तो वहां पर तुमको मैगीज के पैकेट दिखेंगे, तुमको बहुत सारी चीजें दिखेगी, राइट? अब उसके अंदर राजा बेटा जी, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट दैट यू नो कि हम सबका फीफो वीफो करते बैठे। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, जितना क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से जीपी माइनस कर दो एमआरपी में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। मकसद हमारा क्या है कि हमें कॉस्ट चाहिए। तो अगर मैं मान लो ऐसे कोई शॉप में जाता हूं, साड़ियों के शॉप में, या फिर इफ आई गो इनटू द शॉप ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, नाउ ऑल द रेडीमेड गारमेंट्स कैन नॉट बी सेम, सो व्हेन ऑल द डिफरेंट रेडीमेड गारमेंट्स आर डिफरेंट, यस और नो? सो व्हेन डिफरेंट रेडीमेड गारमेंट्स आर सब्जेक्ट टू व्हाट आई कैन से फीफो और वैक, आई कैन नॉट अप्लाई फीफो और वैक। देखो मुझे बताओ, जब ये शर्ट खरीदा था आपने, तो ऐसे कितने शर्ट्स है उसके पास, बहुत है सेम, तो फिर मैं वही पूछ रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ऐसे शर्ट कितने थे,
एक आध दो ही रहेगा, राइट। फिर मैं अभी आपको पूछूंगा इसके अंदर फीफो या वैक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे यार, कितने शर्टों के लिए लगा देंगे, सबकी रेट अलग अलग हो सकती है, वैरायटी अलग अलग हो सकती है। उसके अंदर सिंपल तरीका क्या है, सेल प्राइस तो सबकी मालूम है, और सेल प्राइस डिराइव करने के लिए कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस निकालता है। तो अगर उस सेल प्राइस में से मैं जीपी को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। सो उसको बोलते हैं रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड। तो एएस का एक मकसद होता है कि कन्वीनियंस आना चाहिए, और लगभग लगभग अप्रोक्सीमेशन अगर हम सही से कर पाए तो हम वो तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो फीफो कहां पे, यहां पर फ्लो इजीली है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है। वैक भी उसी के लिए। बट अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां पर मल्टीपल कंपोनेंट्स आकर एक कंपोनेंट बन रहा है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। जैसे आपको मैं बताता हूं, फॉडर नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एनिमल फीड। एनिमल फीड समझते हो तुम? एनिमल फीड। अभी एनिमल फीड की खास बात ऐसी होती है कि अलग अलग सीजन्स के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट उसमें जाते हैं। जैसे अभी का जो सीजन है, इस सीजन में शायद कोई एक पर्टिकुलर आइटम ना मिले क्योंकि उसका प्रोडक्शन ही नहीं होता इस सीजन में, तो दूसरा आइटम डालेंगे इसके अंदर। बट वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके स्टैंडर्ड कॉस्ट इसके ऊपर ना जाए, क्योंकि उनको सेलिंग प्राइस तो सेम ही रखनी है। तो वो किस पर वैल्यू होता है जनरली, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो एनिमल फीड में चीजें अलग अलग जाकर वो पोषण उतना ही देते हैं। कभी सोयाबीन डालेंगे, कभी चना डालेंगे, कभी और कुछ डालेंगे। उनका मकसद क्या होता है कि मेरा प्रोटीन कंपोनेंट इतना होना चाहिए। तो प्रोटीन कंपोनेंट मेंटेन करने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं, यस और नो। उस केस में राजा बेटा जी दे फॉलो व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो कभी मौका मिले तो देखना, एनिमल फीड जो बनाते हैं ना, दे फॉलो व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और जो फोर्थ वाला तरीका बताया मैंने, रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड। इज दैट ओके? मुझे लगता है कि ये मेथड इधर लिखे हुए हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है, समटाइम्स यू कैन नॉट व्हाट आई कैन से, यू कैन नॉट यूज फीफो, वैक, और फॉर दैट मैटर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और यू कैन नॉट इवन यूज रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है कि जब अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए मटेरियल लेके आया जाता है, राइट, जैसे कारपेंटर है, तो जब वो मटेरियल लेके आता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका इन्वेंटरी वैल्यूएशन, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन की कितनी यूज हुई उस प्रोडक्ट के लिए और कितना बचा है, वैसे ही देखा जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ऐसा किसमें होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। तो उस रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए, वो रिसर्च डिपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन ओनली, बट जो रिसर्च डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, उसको फीफो नहीं अप्लाई कर सकते। इधर जो आया है उसके लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितना गया और कितना बचा है। कारपेंटर अगर मान लो 10 लोगों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहा है, होते ना ऐसे कारपेंटर के, आपके घर में आके माप आप लेके जाएंगे और फिर आपके लिए बनाकर दे देंगे, मॉड्यूलर किचन। तो जब आपको कॉस्टिंग दी जाती है तो उस समय की प्राइसिंग ले ली जाती है। अब वो उस समय मटेरियल लाकर आप जमा कर लेता है और उस पर काम कर रहे होते, 3-4 लेबर इधर, 3-4 लेबर इधर, 3-4 लेबर इधर, 3-4 लेबर इधर। अब जो माल बचा हुआ है वो है तो वुड ही है, बट आई कैन नॉट यूज फीफो और वैक देयर बिकॉज आई हैव टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विद द प्रोजेक्ट व्हिच आई हैव टेकन। यस सर, नो? सो देयर बी यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। आई होप ये आपको भी समझ में आ गया है। ये पढ़ लेंगे आप, एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर। एक बार क्वेश्चन बैंक में मैं बता दूं आपको कौन से क्वेश्चन बचे थे बेटा। कौन से बोल रही थी गुड़िया? पहला वाला बच गया है क्या? और फिर 5 बचा है क्या? एक सेकंड है गुड़िया। यस, 5 बचा और फिर 7 बचा और चलो एक काम करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन अभी देख लेते हैं एंड व्हाट वी विल डू इज कि जो होमवर्क दिया है उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। चला क्या? क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके अभी क्लियर हो जाएगा, है ना? A company purchased 20,000 kg of certain material at 140 per kg. अच्छा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी तक बताना रह गया है, वो है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। सो विच आई टीच यू अलॉन्ग विद द क्वेश्चन ओनली। नॉर्मल लॉस इन कॉस्टिंग इज सेड दैट इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। वो कैसे करना है मैं सिखाऊंगा, और यहां पर हम कॉस्टिंग ही कर रहे हैं। एंड एबनॉर्मल यूनिट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये आपने इन्वेंट्री में पढ़ा था, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो एबनॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करते हैं और नॉर्मल लॉस को कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे।
A company purchased 20,000 kg of certain material at 140 per kg. Purchase price includes GST of rupees 1 lakh, in respect of which full input tax credit is admissible. So this cannot be part of the cost of the inventory. तो ये includes बोला है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, GST को minus. The company availed full input tax credit. Freight inward included 1,20,000. Unloading charges 32,000. Normal loss during the transit is 8%. The enterprise actually received 18,200 kgs and consumed 16,500 kg. Compute cost of inventory as per AS2 and also allocate the material cost. So let's write it down like this. Valuation of inventory में बताता हूं. Unit and amount. Can you write it down? मेरे साथ लिखना शुरू करिए. और यूनिट और अमाउंट के अंदर राजा बेटा जी मैं लिखूंगा परचेस प्राइस. सो परचेस प्राइस बेटा जी मेरे यूनिट है 20,000 kg और 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 140, 28 लाख बेटा. एंड देन आई शैल से लेस जीएसटी. ये इंक्लूडिंग जीएसटी. हां, सो हम क्या करेंगे, लेस जीएसटी. बेटा व्हाट इज द जीएसटी? You say 1 lakh. Then my dear friend, I get the quantity as 20,000 and this is 27 lakh. Agreed? Then my dear friend, what happened was we have freight incurred and we have got unloading charges. So can I not say add freight inward and what? Loading. कितना आएगा बेटा जी फ्रेट? 1,20,000 एंड लोडिंग अनलोडिंग है शायद, सॉरी 32,000. बेटा जी अगर आप फील कर रहे हो तो मैं प्रोसेस में जा रहा हूं. अगर आप यहां पर देखेंगे तो मेरा कितना आ गया 20,000 और 27 लाख माइनस 1,20,000, नहीं सॉरी 28,50,000 आएगा क्या? 52,000. हैप्पी? अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना. वी हैव गॉट व्हाट? नॉर्मल लॉस. Yes or no? So can I ask you my dear students, normal loss cost में से कभी कम नहीं हो सकता. कम से क्वेश्चन why? Because I told you what, जो normal loss है is absorbed by good units. So अभी good units कितने होंगे? 20,000 minus 8%. 20,000 का 8% कितना आएगा बेटा जी? 1,600. So from 20,000 subtract 1,600 कितना आएगा? 18,400. So can I not say less normal loss 1,200? सॉरी 1,600. और बेटा ये अमाउंट से कभी लेस नहीं होगा. सो कितना आ जाएगा? नहीं 20,000 माइनस 1,600 18,400. तो ये कितना है? 28,52,000. ठीक है. नाउ टेक अ स्मॉल पॉज. बेटा जी एग्जाम में ये प्रोसेस फॉलो करना. आपके जो कंसाइनमेंट टॉपिक में अगर आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में, मैंने ही पढ़ाया था, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस एक साथ लेस करते हैं हम. और जो न्यू सिलेबस के बच्चे उनको तो टेंशन की बात ही नहीं, क्योंकि तुम पढ़े ही नहीं. आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि पहले नॉर्मल लॉस लेस करना, फिर एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना. रियल वर्ल्ड भी ऐसा ही करता है. नॉर्मल लॉस पहले माइनस करेगा और पर यूनिट कॉस्ट निकालता है. इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड क्या करता है, नॉर्मल लॉस को माइनस कर पर यूनिट का कॉस्ट निकालता है. जैसे मैं आपको बताता हूं, कभी पेंटर को देखा है आपने? पेंटर पेंटिंग की कॉस्ट देता है तब तो क्या करता है, जब वो पेंट करता है ना तो कई सारा पेंट नीचे भी गिरता है, वो नॉर्मल लॉस होएगा ही होएगा. तो जब आपको पर यूनिट या पर ब्रास का कॉस्ट बताता है ना, तो वो नॉर्मल लॉस को कंसिडर करके ही बताता है. ये तरीका होता है जीवन का कि वो नॉर्मल लॉस को माइनस कर ही लोग कॉस्ट बताते हैं. अगर मान लो एबनॉर्मल लॉस हो गया तो फिर उसको माइनस करना होता है. तो इसीलिए स्टेप नंबर 1 क्या होती है कि हर एक व्यक्ति जिस व्यापार में है उसमें नॉर्मल लॉस कंसिडर कर ही लेता है. जैसे मैंने अभी पेंटर का एग्जांपल दिया. जैसे अगर आपके यहां पर कोई लोहे का काम करने आएगा तो वो पकड़ेगा ही कि इसमें से नॉर्मल लॉस इतना होगा, इतना कटिंग में जाएगा तो वो काम नहीं आएगा. कपड़े का व्यापार है, या जब टेलर आपको देता है तो जितना कपड़ा लाने के लिए बोलता है वो नॉर्मल लॉस कंसिडर कर ही बोलता है. पूरा कपड़ा काम नहीं आता, 1-1 इंच उसका काम नहीं आता है, तो नॉर्मल लॉस कंसिडर करके ही बोलता है. तो सर आप क्या समझाने की कोशिश करो? एकदम साधारण सी बात कि पहले क्या लेस होता है? नॉर्मल लॉस, और फिर क्या लेस होता है? एबनॉर्मल लॉस. तो आप पहले क्या करना, विजुअलाइज करना. ऐसा कॉस्ट दिया,
उसमें उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड किया, फिर आप क्या करते हो, जीएसटी का कोई जो कुछ भी लफड़ा है वो जीएसटी को सल्टा है, फिर आपको कॉस्ट मिल गई। एक बार कॉस्ट मिल गई तो फिर उसमें से क्या लेस करोगे, नॉर्मल लॉस, सीधे डायरेक्ट। फिर क्या लेस करते हो आप, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस लेस करने के बाद में आपको मिल गया कि इतना कॉस्ट है और इतनी कॉस्ट में मुझे 18,400 यूनिट मिले। तो अब मुझे बता दो 28,52,000 डिवाइड बाय 18,400 पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 155। इज दैट नॉट अ कॉमन सेंस? Yes or no? How many units have you received? Please check. 18,200. एक गधे से गधा बच्चा भी रहेगा तो बोलेगा कि सर कितने यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुए, 200। 18,400 होना चाहिए था, बट एबनॉर्मल लॉस कितना है? सो आई राइट डाउन एबनॉर्मल लॉस 200, ये इधर लिखा। नाउ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट द आंसर। एंड इफ यू डोंट वांट टू क्रॉस मल्टीप्लाई, 155 मल्टीप्लाइड बाय 200, यू स्टिल गेट द आंसर। हाउ मच इज एबनॉर्मल लॉस? 31,000। यस और नो? अब मुझे बताइए प्रोडक्ट कितना बेच दिया? सो प्रोडक्ट सोल्ड यू सेइंग 16,500। अगेन बेटा जी मल्टीप्लाइड बाय 155, यू गेट 25,57,500। यस और नो? अब बेटा कॉमन सेंस लगाओगे तो बेटा जी 16,500 प्लस 200, 16,700 है क्या? यूनिट कितने थे तुम्हारे पास? 18,400। तो बेटा जी 1,700 क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक बचा गया। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 1,700 इंटू 155, आई गेट 2,63,500। सो बेटा जी इसमें मैंने आपको कितने प्रोडक्ट निकाल कर बताया, कितने चीजें निकाल कर बताई? 3। पहला एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन पूछा तो ये एबनॉर्मल लॉस है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, क्योंकि इतने ही सेल हुए थे ना और उसकी कॉस्ट निकाल दी। अगर एग्जामिनर पूछे इन्वेंट्री कितनी है, सो ये इन्वेंट्री हुई। अप्रिशिएट दिस। तो चलो जल्दी से बताओ फॉर्मेट कैसे बनाओगे। कॉस्ट निकालना होगा तो यूनिट, अमाउंट, जीएसटी एडजस्ट करोगे, कॉस्ट एडजस्ट करोगे। फिर पहला स्टेप क्या है, नॉर्मल लॉस को माइनस करोगे, और वो कहां से लेस होगा? सिर्फ क्वांटिटी से। फिर क्या करोगे, एबनॉर्मल लॉस, दोनों से माइनस होगा, और वो माइनस करने के बाद में आप जितने यूनिट सोल्ड है वो लिख दो, तो आपको उसकी कॉस्ट मिल जाएगी, और जो बचा हुआ होगा वो आपका इन्वेंट्री आ जाएगा। इज दैट ओके? सो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, रिवाइज बिफोर एग्जाम। अच्छा है। अगला कोई क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था बेटू? 5 बता रहे? अच्छा क्वेश्चन है, लिख कर रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्या बेटू? आ गया? नहीं अच्छा कोई मैं करवाता हूं, है ना, चिंता नहीं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विजय लिमिटेड, वन बाय प्रोडक्ट बीपी इमर्जेस। प्लीज हाईलाइट द वर्ड बाय प्रोडक्ट बीपी। क्वेश्चन नंबर 5 गुड़िया, बे को एक यार, तू स्लो मत रे यार, स्लो बोल रहा हूं बेटा, स्लो। और जो तेरे को सो और स्लो में फर्क नहीं समझ में आ रहा ना, वो इसलिए क्योंकि तू स्लो है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विजय लिमिटेड, वन बाय प्रोडक्ट बीपी इमर्जेस बिसाइड्स 2 मेन प्रोडक्ट MP1 एंड MP2। तो तुम्हारे पास कितने प्रोडक्ट हो गए? 3। एक है BP1, एक है MP1 और एक है MP2। इसके अलावा और एक होगा RM, रॉ मटेरियल तो होना ही चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, लो कर लो बात, और एक स्क्रैप भी है, तो कितने हो गए प्रोडक्ट? 5। डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एयर अंडर। रॉ मटेरियल दिए बेटा जी, यूनिट कितने? 15,000, उसका अमाउंट है 1,60,000, वेजेस है, फिक्स्ड ओवरहेड है और वेरिएबल ओवरहेड है। हाईलाइट द वर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए आपको पता होगा कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, है ना। और आउटपुट निकला MP1, MP2 और BP, और क्लोजिंग स्टॉक उसका बचा 800, 200। BP का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, और साथ ही साथ स्क्रैप का भी क्लोजिंग और कोई दूसरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है नहीं मेरे बच्चे। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 एंड MP2 इज 80 and 50 per unit. By product is sold at 25 per unit. There is a profit of 5,000 on sale of by product after incurring a separate processing charges of rupees 4,000 and packing charges of 6,000. 6,000 was realized from sale of scrap. Calculate the value of closing stock of MP1, MP2 as on 31st March 12.
बहुत आसान प्रश्न है, मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूं वैसे समझिए। बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या, पहले आप मुझे यह समझा दीजिए। एनआरवी उसमें से किस में से माइनस होगी? कॉस्ट में से। तो पहले हम क्या करते हैं, बाय प्रोडक्ट का आउटपुट आपको पता है क्या? देखो, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बोलो बस। बाय प्रोडक्ट का 1600 क्वांटिटी है, क्या उसकी सेलिंग प्राइस आपको पता है क्या? 25। और अगर एनआरवी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट ये क्या करेंगे? माइनस, और सेलिंग एक्सपेंसेस भी क्या करेंगे? माइनस। क्या ये बात सही है कि नहीं? सो मैं इधर लिखता हूं एनआरवी ऑफ बीपी, मेरे साथ लिखिए आप, एनआरवी ऑफ बीपी। तो बेटा जी मैं लिखूंगा सेल प्राइस, इन द ब्रैकेट में लिखूंगा कितने यूनिट बेटा? 1600 मल्टीप्लाइड बाय 25। 1600 इंटू 25 कितना आएगा? 40,000। इसमें से मैं लेस करूंगा फर्दर प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस। फर्दर प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस बेटा एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट ही है ना? फर्दर प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस एंड पैकिंग एक्सपेंसेस दोनों ले लेता हूं, क्योंकि उसके बिना वो बिकेगा नहीं। सो कितना आ जाएगा बेटा जी? 6,000 प्लस 4,000 कितना? 10,000। ओके, इसके बाद में उन्होंने बोला कि इट हैज अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। हमें उसको इग्नोर करना है, क्योंकि हमें बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकालते आती है, बात पता है। जिस चीज की कॉस्ट नहीं निकालते आती उसका प्रॉफिट निकलना असंभव है। ये हमने उस दिन भी बताया था और एग्जाम्पल दिया था, गाय का गोबर, गोबर की कॉस्ट नहीं निकल सकती। वो उन्होंने क्या चक्कर चलाया 5,000 का, वो हमको नहीं पता। तो हम क्या बोलेंगे, ये लेस करने के बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस मुझे दिए नहीं, कैन आई नॉट से दैट 30,000 इज एनआरवी? और दूसरा मैं लिखूंगा एनआरवी ऑफ स्क्रैप। बेटा ये तो डायरेक्टली दिया है, कितना है बेटू जी? 6,000। हैप्पी? एनआरवी ऑफ स्क्रैप भी मिल गया मुझे। If you are ready, shall we proceed? Now what I'll say, third part, joint cost for MP1 and MP2. कॉस्टिंग लग रहा है क्या? जॉइंट कॉस्ट फॉर MP1 एंड MP2। अभी जॉइंट कॉस्ट को निकालने का तरीका है RM, मतलब मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। अब बेटा जी हम लेते हैं RM, दोनों का मिलाकर मैं बोलता हूं 1,60,000 है, सही है बेटा? वेजेस, कैन आई नॉट से 82,000? देन माय डियर फ्रेंड आई विल से वेरिएबल ओवरहेड, कितना लिखूंगा बेटू? 40,000। मैं फिर दोबारा मिस्टेक नहीं करना चाहता, बट इस बार मैं श्योर हूं इसलिए आपको पूछ रहा हूं। पिछली बार मैंने फिक्स्ड ओवरहेड डायरेक्टली ले लिए थे और फिर बाद में पता चला नॉर्मल कैपेसिटी अलग थी और प्रोडक्शन अलग हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, तो नॉर्मल कैपेसिटी पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए, नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल कैपेसिटी इस क्वेश्चन में नहीं दी। जिस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हुए थे उसमें नॉर्मल कैपेसिटी दी थी। वो कौन सा क्वेश्चन था बेटू? हम कंफ्यूज हुए थे मतलब मैं हुआ था, क्वेश्चन 10 था। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है एक बार देख लो यार। सब लोग अलग अलग कैसे बता रहे हैं? सबके लिए अलग अलग किया था क्या? ये 10 वाली कौन है बे? फोर्थ था। नीचे लिखा है द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वाज 15,000, वो नॉर्मल कैपेसिटी है। ऐसी कोई भी लाइन क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं है, तो मैं मजबूर हूं अभी, तो मैं अज्यूम करूंगा कि जितना प्रोडक्शन हुआ है वो बराबर से नॉर्मल कैपेसिटी जितना ही हुआ है। तो मैं फिक्स्ड ओवरहेड ऐड कर रहा हूं। मैं आपके मन में कोई भ्रम नहीं डालना चाहता, फिक्स्ड ओवरहेड ऐसा ऐड नहीं होता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच इज द प्रोडक्शन, बट हमें नहीं दिया हुआ है इसलिए हम डायरेक्टली पूरा ऐड कर रहे हैं। तो बेटा जी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 58,000। अब बेटा जी इस कॉस्ट को ले लीजिए, 1,60,000 प्लस 82,000 प्लस 40,000 प्लस 58,000। कैन आई नॉट से इट इज 3,40,000? देन आई शैल सब्सट्रैक्ट एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड स्क्रैप। बाय प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 30,000 है क्या? और इसकी कितनी है राजू बेटा? 6,000। अगर आपको ट्रीटमेंट याद होगा तो ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा।
बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट है सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, तो मैंने पहले एनआरवी निकाल के रख दिया और उसको कॉस्ट में से लेस किया। एग्रीड? 3,04,000 is what? Joint cost. This is the joint cost. Now how do we apportion the joint cost? On the basis of the sale value of the MP1 and MP2. So what do I do? Fourth working note. Apportionment of joint cost. Happy? So I'll write down MP1 and MP2. I'll write down quantity produced. क्वांटिटी प्रोड्यूस बेटा जी मुझे आउटपुट दे रखा है MP1 का 6250 और MP2 का दे रखा है 5000. देन आई ऑल्सो नो द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस ऑफ MP1 इज 80 per unit and selling price of MP2 is 50 per unit. So I say sales ratio. ये सेल्स रेशियो है ना? So I'll write down 6250 multiplied by 80. I'll say 5 lakh. And 5,000 into 50 is 2,50,000. My ratio happens to be 2:1. अब 2:1 में बांटना क्या है पर? Joint cost. So can I not write down apportionment of joint cost? Apportionment of joint cost of JC. So in the bracket I shall write down 3,04,000 divide by 3 into 2. 2,02,667 1,01,333. Agreed? ये apportionment of the joint cost हुई. Can I calculate now per unit cost? How do I calculate per unit cost? ये joint cost apportionment होने के बाद में इसको डिवाइड कर दूंगा 6250 से और MP2 को डिवाइड कर दूंगा 5000 से, तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी क्या? So I'll write down per unit cost. So in the bracket 2,02,667 divided by 6250 and the second one I'll write down 101,333 divided by 5,000. Dear Rasgullas and Rasgullis, can you please tell me what is the amount? 2,02,667 divided by 6250. My answer is 32.42672 and 101,333 divided by 5,000. When I do, my dear students, the amount is 20,000. 20.266. Agreed? बेटा जी क्या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है क्या? MP1 और MP2 का क्लोजिंग स्टॉक है क्या? You simply multiply by the quantity of the closing stock with the cost and you will get what? Value of the closing stock. मजा है? एक बार वापस देख लो हमने क्या क्या किया. अच्छा पूरा लिख लो. अच्छा अब तुमको क्लोजिंग स्टॉक भी मेरे को ही निकाल कर देना है. क्या यार, सीए बनने के बाद में तो आराम दो यार. ऐसा क्यों करते हो तुम? और हो जाओ सीरियस, और हो जाओ जिंदगी में सीरियस. देखते कहां जाते हो. ज़ॉम्बी गई के एक मूवी बन रही है, जाओगे क्या उसमें? कोई साला आंसर भी नहीं देता है. बोले साले कमीने पढ़ा तू चुपचाप, बड़बड़ मत कर, ज्यादा देड़ शनापना मत कर तू. क्या रेगुलर बैच याद आ रही है क्या तुमको? मैं बोला करता था मत चिल्लाओ रे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो. अभी आवाज नहीं निकल रही तुमसे. यार आईसीआई तू दोस्त है मेरी. नमस्ते नमस्ते सर. MCQ 4 ऑफ न्यू मॉडल डाउट करते रहे स्वाति. 2 मिनट थांबा. ये 5th हो गया रे. ये पिल्ले अभी और कौन से क्वेश्चन थे? सर ये क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट के बारे में बोला, जॉइंट प्रोडक्ट क्यों माना? मैंने दोनों की अलग अलग तो वैल्यूएशन कर सकते हैं, तो वो समझ नहीं आ रही. नहीं, आपने बाय प्रोडक्ट को क्यों माना? नहीं, बाय प्रोडक्ट दिया हुआ है वो तो है. हाँ, फिर 2 मेन प्रोडक्ट बोला है ना, तो अलग अलग तो कैलकुलेशन कर. कैसे करोगे अलग अलग कैलकुलेशन? ये यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है 15,000 क्वांटिटी की,
और ये दोनों का जो आउटपुट भी दिया हुआ है, तो इसको यहीं पे पर यूनिट। अच्छा मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं दूध लेता हूं 1 लीटर, अब मुझे बताओ उसमें से कितनी छाछ निकली और कितना घी निकला? तो फिर तू ये क्या हिसाब लगा रहा है कि 15,000 में से इतना ये और इतना ये, जब दूध का नहीं बता पा रहा 1 लीटर का? तो मेरे बच्चे, जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से बनने वाले दो मेन प्रोडक्ट है, तुम उन क्वांटिटी को कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे। तो अपन ने assume किया अभी फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक बता रहा हूं, एक मुर्गी ली, मैं बहुत कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं, तो रॉ मटेरियल हुई मुर्गी और 2 अंडे आए, तो एक मुर्गी के 2 अंडे कैसे हुए? तो क्या हिसाब कैसे लगा पाएगा? तू हिसाब यही लगा रहा है ना 15,000 का कितना बना? है, मतलब 1,60,000 की जो कॉस्ट है उसको जो दो मेन प्रोडक्ट है उनमें बराबर प्रोपोर्शनली डिवाइड। अरे वही मैं बता रहा हूं, आप कैसे बांट रहे हो सर? क्या है आपके पास ऐसा? तो फिर मुझे, तो चलो उसको छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, आउटपुट ही अरे इस क्वेश्चन को छोड़, तू तो फिर मैं तेरे को समझा सकता हूं कि इस क्वेश्चन को है ना, ये टेक्निकल हो गया नहीं। तू ये बोल रहा है कि 15,000 को उन दोनों के बीच में बांट दो, यही बोल रहे तू? 15,000 की कॉस्ट हो। हाँ, 15,000 की कॉस्ट को उन दोनों में बांट दो, ठीक है। अब तो सही बोल रहा हूं। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बांटने के लिए आपको ये तो चाहिए ना कि इस प्रोडक्ट में कितना गया और इस प्रोडक्ट में कितना गया, ये आपको पता है क्या? नहीं। तो मैं आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 1 लीटर मिल्क से घी और छाछ दोनों निकलती है, निकलता है। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है 60 रुपए, 60 रुपीज। अब तू मुझे बता दे घी और छाछ में कितना पोर्शन करूं? तो जितना जितना निकला। मतलब तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं, आज घर में जाके करना और फिर हम इस पर बात करें। यार नहीं यार, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तू क्या समझ नहीं पा रहा बेटा? देखो, दोनों का आउटपुट का रेशियो फिक्स नहीं है कि किसमें कितना प्रोडक्ट यूज हुआ है, वो दोनों एक साथ यूज हो रहा है। मतलब घी और जो छाछ है ना, वो दोनों एक साथ निकल रहे हैं, तुम कॉस्ट को अपोर्शन नहीं कर सकते ऐसे। कभी मां को देखना कि जब मां काम करेगी ना, दूध में से जब घी निकलता है ना, तो दोनों घी और छाछ दोनों एक साथ निकलता है। तो ऐसा मत बोल कि मां का एफर्ट इधर अलग है और इधर अलग है और इन दोनों की कॉस्ट अलग अलग निकलेंगे, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो तुमको वो कॉस्ट नॉन सेपरेबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, इसीलिए उसको जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो नॉन सेपरेबल कॉस्ट को हम ऐड करते पहले, फिर उसको सेलिंग पॉइंट पर उनके सेल रेशियो में बांटते हैं, ये लॉजिक है उसका। अगर पहले ही बढ़ जाता है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होता है, तो बताते हैं इसके लिए इतनी कॉस्ट है और इसके लिए इतनी कॉस्ट, इसके लिए इतनी कॉस्ट, इसके लिए इतनी कॉस्ट। अब वेजेस को कैसे बांटोगे आप? एग्जैक्टली तो जब कॉस्ट नहीं बढ़ सकती तो इसलिए तो जॉइंट कॉस्ट है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन कौन सा था बेटा? ये जल्दी जल्दी होता है यार, खत्म करने का मेरे को। कौन सा 7 वाला बचा था? आ जाओ, 7th वाले में नॉर्मल लॉस है, अब मुझे लगता है वो तो आ जाएगा आपको। हाँ, 7th वाला देखो, ओमेगा लिमिटेड हैज अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग 16-17 द कंपनी यूज 12,000 मेट्रिक टन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 150 पर यूनिट। विजुअलाइज हो रहा है यूनिट अमाउंट? फिर यूनिट अमाउंट में क्या आपको क्वांटिटी में दिख रहा है? 12,000 मेट्रिक टन मल्टीप्लाइड बाय 150, आपको कॉस्ट दिख गई। फिर आगे, एट द एंड ऑफ द ईयर 630 मेट्रिक टन ऑफ वेस्टेज वाज असर्टेन्ड इन द स्टॉक। बेटा जी, मैंने आपको क्या चीज सिखाई? पहले क्या लेस करते हैं हम? नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कहां से लेस होगा? सिर्फ क्वांटिटी से। सो आप 12,000 का 4% निकाल कर बताइए मुझे, 480। तो पहले कितना लेस करेंगे आप? 480। और कॉस्ट में से कुछ लेस करेंगे? नहीं। तो आपको क्या मिल जाएगी? टोटल कॉस्ट मिल जाएगी क्या? अच्छे यूनिट की। बट आपको कितने यूनिट का नुकसान हुआ? 630। बट बेटा नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था? 480। बट आपका लॉस कितना हुआ? 630। सो एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट का हुआ? 150। तो क्या आप 150 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट निकाल सकते हो क्या मेरे लिए? चलो जल्दी से उस फॉर्मेट से निकाल के बताओ, तब तक मैं चाय की चुस्की लेता हूं। बी क्विक यार, तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं यार, तू पास हो जाए। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है काम। आंसर्स लिख के लाए दिखाओ। आई एम सो हैप्पी, आई जस्ट नीड टू शो इट। बैठो, बच्चे ने आंसर लिख के लाया है। नहीं मालूम नहीं था वो बात, सर छोड़ो ना, इसको भी तो मालूम नहीं था ना। अगर तुम्हें नहीं था तो इसके कान में थोड़ी ना बोलते, मैं कान में आके बोल के क्या मैं? नहीं। सो ही हैज रिटन द आंसर्स, और मैं यही एग्जैक्टली आपको बता रहा था कि राइटिंग प्रैक्टिस करो। गुड़िया आपको भी बहुत बहुत बधाई। मतलब मैं सबका एक साथ नहीं, इधर से नहीं दिख रहा है मुझे, बट आपको भी बधाई, 100% बधाई। मतलब जिन जिन बच्चों ने लिखा उन सभी लोगों को बधाई। बट दिस इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट द किड्स दैट इफ यू वांट टू पास यू नीड टू प्रैक्टिस इट लाइक दिस।
ओके, मुझे डोंट टेक इट अदर वे अराउंड, आपको भी बताइए जेन्युइनली, ठीक है। चलो इसका आंसर निकाल के बताओ बेटू मेरे को। बहुत अच्छा कर रहा है बेटा, भगवान तुझे और शक्ति दे। सर डू यू टीच केमिस्ट्री फॉर क्लास 12? या आई टीच इट पर्सनली। आया इसका आंसर? वेरी गुड पीयूष राठौड़, वेरी गुड। मम्मी, तो कैसे सॉल्व होगा बेटा ये? यूनिट अमाउंट कितना आएगा बेटा? 12,000 मेट्रिक टन, 18 लाख है पक्का? ओके, फिर लेस करेंगे नॉर्मल लॉस, कितना आएगा? 480, और कितना आ जाएगा बेटा जी? 11,520, और ये आ जाएगा 18 lakhs। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम? लेस एबनॉर्मल लॉस, कितना आएगा बेटा जी क्वांटिटी? 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो। 2343.7.5। हैप्पी? ठीक है, तो क्या राजा बेटा जी मैं आपको कह सकता हूं 7th हो गया है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा? एनी अदर क्वेश्चन रिमेनिंग? 11 बचा, ठीक है बेटा। अगेन इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज चेक एंड टेल मी इफ यू विल बी एबल टू डू इट। In a production process, normal waste is 5% of the input. 5,000 metric ton of input were put in the process, resulting in wastage of 300 metric ton. Cost per metric ton of input is 1,000. The entire quantity of waste is on stock at the year end. State with reference to accounting standard, how will you value the inventory in this case? Will you be able to do it? आसान है। अच्छा, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, पहले उसमें कोई क्वेरी है तो वो पूछ लेता हूं। कौन से क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे सिमिलर लाइंस के थे, बट कोई क्वेरी होगी तो हाँ। एक रीजन ये हो सकता है कि सर होमवर्क नहीं किया, जैसे मुझे आपको देख के लग रहा है, या क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज में तुरंत दिख गया आपके, और सोच में इधर बैठकर ऐसा पता कर लेता हूं, तो एग्जामिनर तो ऐसा पता करता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पास होना चाहते हो ना? गुड। सपने देखना अच्छी चीज है, उसमें क्या है। 6th क्वेश्चन वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक्चुअली। किया तुमने सॉल्व इसको? और 4th वाला? 4th वाला टाइम पास था बेटा, क्योंकि 4th वाला तो हमने इधर ही कर लिया था। उसके अंदर कॉस्ट कितना मतलब प्रोडक्शन निकालना था, उसको नॉर्मल कैपेसिटी के साथ कंपेयर कर फिक्स्ड ओवरहेड को बांटने का था। 6th क्वेश्चन एक बार डील करना चाहेंगे हम। कितने बच्चों ने किया 6th? अच्छा, कोई क्वेरी है तो बताओ, डाउट है? ठीक है, तो 6th देख लेते एक बार। अरे तो फिर पूछना भाई, इसीलिए तो बोला ना मैं भाई, पूछ लिया कर यार, खुद को इतना भी जलील मत किया कर। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं ना। द क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं, the closing inventory at the cost of company amounted to 9,56,700. The following items were included at cost in the total: 350 shirt which had cost 380 each and normally sold for 750 each. तो बेटा जी उसकी कॉस्ट दी है आपको, ओके। उसका सेलिंग प्राइस दिया है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ओके। ओविंग टू डिफेक्ट, डिफेक्ट माने कुछ गड़बड़ी हो गई शर्ट में। In manufacture, they were all sold after the balance sheet date at 50% of their normal price. तो कैलकुलेटर पर लो 750 minus 50%, तो क्या बेटा जी मेरी सेलिंग प्राइस 375 आ रहा है क्या? और सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5% ऑफ द प्रोसीड्स। तो बेटा जी आप मुझे बताओ कितना आया था, आपने कितना बताया था मुझे? सो 375 माइनस 5%, 356.25 ही मुझे मिल सकता है।
सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी कॉस्ट है 380, बट मेरी एनआरवी का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस विच इज 750, बट उतने में सेल नहीं हो रहा है. कितने में सेल हो रहा है बेटा जी? नहीं, 356 तो बेटा जी मैं कितने में इसको वैल्यू करूं? सो आई हैव टू वैल्यू इट एट 356.25, यस और नो? बट उन्होंने 380 के हिसाब से अगर वैल्यू किया होगा तो मुझे क्या करना होगा? कम. सो राइट, तो मेरा वैल्यूएशन कितना होना चाहिए? 350 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 356.25. कितना आंसर आना चाहिए बेटा जी फर्स्ट वाले का? 1 लाख. अच्छा ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं 12 लाख. 1,24,687.5 ये होना चाहिए. ओके, अब बेटा अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड इन द टोटल. इस लाइन का मीनिंग बताओ. मतलब जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऊपर दे रखा है बेटा, इंग्लिश का मीनिंग है उसके अंदर ये दो आइटम और है. मतलब ये दो और नहीं, सॉरी, ये दो आइटम भी इंक्लूडेड है. तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि और भी कोई आइटम इंक्लूडेड हो सकते हैं? अब जरा ध्यान से देखो, द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ये इतनी है, तो उन्होंने इस इन्वेंट्री में कितना इंक्लूड किया होगा? 350 क्वांटिटी को 380 से इंक्लूड किया होगा या 356.25 से इंक्लूड किया है? 380 से, क्योंकि उन्होंने बोला ना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, और उस इन्वेंट्री में और भी अलग अलग आइटम है, और ये दो आइटम भी है, जिसमें से एक आइटम का वैल्यूएशन इन्वेंट्री में कॉस्ट पर गया है, बट जाना किस पर चाहिए था? एनआरवी पर. तो उन्होंने कितने पर लिया होगा? एक बार कैलकुलेटर पर लो. 350 मल्टीप्लाइड बाय 380 पर लिया है बेटा. सो उन्होंने कितने में लिया? 1,33,000 में लिया, बट लेना कितना चाहिए था? 1,24,687.5 पर. हाँ नहीं, तो कितने से एक्सेस हुआ? 8312.5. किससे क्या माइनस किया बेटा जी मैंने? 350 इंटू 380 माइनस दिस फिगर, यस और नो? या आप क्या कर सकते हो? 380 माइनस 356.25 मल्टीप्लाइड बाय 350. सो विल यू गेट द एनआरवी ऑफ दैट प्रोडक्ट? मतलब इसमें से हमको कितना माइनस करना पड़ेगा? माइनस 8312.5. पूरी क्लास को क्लियर है? एक बार वापस देखते हैं क्या हुआ. इसमें सभी को एनआरवी निकालती आई होगी, बट पहली लाइन इंपॉर्टेंट थी कि पहले जो उन्होंने इन्वेंट्री दी है मुझे किस पर दी है? एट कॉस्ट. और उसके अंदर नीचे दी गई इन्वेंट्री इंक्लूडेड है, बट उसमें से एक इन्वेंट्री कॉस्ट पर वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी एनआरवी कम है. तो मुझे अगर उसको एनआरवी पर लेके आना है तो जितना एडिशनल ऐड हो गया था उतना मुझे क्या करना होगा? लेस. तो मुझे कॉस्ट और एनआरवी के बीच का डिफरेंस मुझे यहां से माइनस करना पड़ रहा है. पॉइंट क्लियर? सेकंड वाला पढ़ते. 700 ट्राउजर विच हैड कॉस्ट 520 ईच. These two were found to be defective. Selling expenses of the batch totaled 3,800. They were sold for 950 each. What would be the closing inventory after considering the above item? बेटा कैलकुलेटर पर लो. 950 multiplied by 700. 6,65,000 minus selling expenses 3,800. So 6,61,200 ये एनआरवी है. पक्का बेटू? नाउ व्हाट इज द कॉस्ट बेटा जी? कैन आई नॉट से 700 इंटू 520 ये कॉस्ट है क्या? कितना? 3 लाख बेटा जी. दोनों में से लोअर, व्हाट इज लोअर? 3,64,000. और उन्होंने भी इन्वेंट्री किस पर दी है मुझे? एट कॉस्ट. तो क्या कॉस्ट पर ही है क्या वो? सेकंड वाले चीज में हमें कुछ भी बदलाव करना पड़ेगा? नो. सो राजा बेटा जी सेकंड वाले में कुछ नहीं, बस सिर्फ आपको माइनस करना 8312.5 और आपका आंसर आ जाएगा लो कैलकुलेटर पर 9,56,700 माइनस 8312.5. कितना आंसर आ रहा है? 9,48,387.5. डू यू अप्रिशिएट फ्रेंड्स? क्लियर है? ओके. और कौन सा क्वेश्चन था होमवर्क? कौन सा बेटू? 9th इजी था बेटा. मैं 9th फीफो वाला है और वैक वाला है. आई थिंक 9th इज ओके. 10th बेटा हाँ हाँ क्लास में ही हो गया था 10th. और कोई? अच्छा तुम्हारे पास उस दिन बुक नहीं थी ना? 14 बोल रही क्या? 14 इजी है बेटा. 14 इजी है. वो रॉ मटेरियल वाला क्वेश्चन है. देखो 14 कर लेंगे आप. अभी एक छोटा सा काम करेंगे, ठीक है? ये सुन लो पिल्ले, इधर. तो आज अच्छा काम किया ना इसलिए तेरे को दे रहा है. इधर
मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा करने में। इसमें से रैंडमली कोई क्वेश्चन सिलेक्ट कर दे दे कि ये सॉल्व करो, पूरी क्लास तेरे दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेगी, बराबर है ना? फिर अपने को पता चलेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फोर्थ वाला ये लो भाई, मैंने कुछ इसको समझा के लाया नहीं है, इसने किया है, तो एक बार पढ़ लेते। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 2 लाख केजी इज ₹20 लाख। 4000 kgs of finished goods are in stock at the year end। क्वेश्चन पढ़ लिया? क्या निकालने के लिए बोला है? वैल्यूएशन। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप, रिसेट, स्टार्ट। मैं ये नहीं दिखाऊंगा, इतना ही दिखाऊंगा। रफ में कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा डिटेल में नहीं भी करोगे तो चलेगा, है ना? सर हम लाइव वालों बच्चों की बुक्स कब डिस्पैच होगी? बेटा 1-2 दिन आपको इसमें होएगा, बट अभी बुक्स आज 100% प्रिंटिंग के लिए जाकर तुरंत ही आपको मैं डिस्पैच करा दूंगा। बट शुरुआत में शायद हो सकता है कि बुक्स ब्लैक एंड व्हाइट मिले, क्योंकि मुझे डिस्पैच करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? और मैं खुद भी ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर रहा हूं। देखो अभी जो आगे के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको कलर में जाएगी, जो लेट लेंगे एडमिशन। बट अभी मेरे हिसाब से तुम पढ़ाई पर फोकस करो, है ना? कि जो सबसे जल्द से जल्द प्रिंट होके आएगा वो दे रहे हैं। Can I have the answer? Yes. Yeah, what is the answer, बेटू? 10,80,000। क्या क्या किया बताऊं? क्या 200 + 40 + 20 और फिर क्या किया 2 लाख। अच्छा कैपेसिटी 20 lakhs डिवाइड बाय 2 कितना है? 10। सो 240, 60 and 10 270। सो 270 मल्टीप्लाइड बाय 4000 एंड व्हाट इज योर आंसर? 10,80,000। यस गुड, तुझे सिलेक्ट करना है, तूने भी होमवर्क किया, बता कौन सा सिलेक्ट करूं? तू नंबर बता दे रैंडमली। शायद है ही नहीं मैं क्या करूं? अच्छा 7 8 सॉरी नहीं है, नेक्स्ट चांस में भी एमसीक्यूज कर लेते अभी। इस बार एग्जाम में वापस बता रहा हूं, क्वेश्चन आएंगे तो मॉड्यूल से आएंगे। जो मॉड्यूल के हर एक क्वेश्चन को करके जाएगा, मैं वचन दे रहा हूं आप पास हो जाएंगे। और इसीलिए मैं टारगेट आपको खेलना करना भी जो करा रहा हूं ना, मॉड्यूल का करा रहा हूं। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है कुछ। जितने भी रैंकर्स है मॉड्यूल प्रेफर करते हैं। आईसीआई का क्वेश्चन पेपर बाहर से इसलिए भी नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट में जाकर लोग बैंड बजा देंगे उनकी। करिकुलम में जो है वही आना चाहिए ना, जो कॉन्सेप्ट है वही आएगा ना। बात भेजे में जा रही है तो उसकी प्रैक्टिस करो ज्यादा। और आप अपने दिल से पूछ लो, आप तो एक अटेम्प्ट दे के आए हो, अगर मॉड्यूल करके जाते तो क्या फेल हो सकते थे क्या? और मैंने रिवीजन बैच में भी यही एक टारगेट लेकर गया कि जितने टाइप के मॉड्यूल के प्रॉब्लम्स है सब ले लिए। पेपर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आने दो, मॉड्यूल किए हुए बच्चे को फेल करना लगभग नामुमकिन है। मैं ये बता सकता हूं कि सिर्फ शायद एक आध सब्जेक्ट में 40 आ जाएंगे,
बट दूसरे सब्जेक्ट में मे बी he'll compensate and he'll get 70-80 there, और कॉम्पेंसेट होकर वो पास हो ही जाएगा. तो टारगेट नंबर 1 इज दैट यू शुड स्टडी मॉड्यूल. बेटा जी एमसीक्यूज पर आ जाओ. इसमें एक एमसीक्यू का आंसर मुझे लगता है रॉन्ग है. ये देख लेते हैं. एमसीक्यूज इधर के ही है, मॉड्यूल के एमसीक्यूज है. पढ़ ले एक बार. विच आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज अंडर द स्कोप ऑफ AS2 रिवाइज्ड. ओके, सो बेटा is under the scope of AS2. Beta, work in progress arising under construction contract is not a part of AS2, it is part of AS7. Raw material is part of AS2. B is the correct answer. Shares is not a part of AS2, it is a part of investment. And debenture held as stock in trade is also not a part of AS2. ये categorically excluded है. So इसका right answer होगा मेरे हिसाब से B. Material and other supplies held for use in the production of inventory not written down below cost if the finished product in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Answer is A. मतलब रॉ मटेरियल समझ रहे हो क्या? रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करने के लिए हमें फिनिश गुड्स देखना पड़ता है, और अगर फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन पर एट कॉस्ट हो तो रॉ मटेरियल को हम राइट डाउन नहीं करते. ये मैंने सिखाया. अगर मान लो मैं आपके सामने दो उदाहरण देता हूं. फिनिश गुड्स का कॉस्ट है 100 रुपीज और एनआरवी है 100 रुपीज, तो फिनिश गुड्स किस पर वैल्यू होगा? कॉस्ट पर. 100 पर वैल्यू होगा ना, तो मतलब फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट, तो राइट डाउन नहीं करना है. दूसरा, कॉस्ट है 100 और एनआरवी है 120, तो किस पर वैल्यू करेंगे हम फिनिश गुड्स को? कॉस्ट पर ही. 100 ही. मतलब अगर कॉस्ट पर वैल्यू है एट और अबव, उन्होंने क्या बोला? सोल्ड एट कॉस्ट और अबव, मतलब कॉस्ट पर भी बेचा तो भी वैल्यूएशन कॉस्ट पर ही हो रहा है, या कॉस्ट के ऊपर बेच रहे तो भी वैल्यूएशन किस पर हो रहा है? कॉस्ट पर. हमारा मुद्दा क्या है कि वैल्यूएशन कॉस्ट पर हुआ तो हम उसके सप्लाईज, उसके रॉ मटेरियल को एनआरवी पर नहीं लेते. यही रूल है. तो राजा बेटा जी इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ए. देखो इसका आंसर क्या है? गुड. ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड while computing value of inventories except. इन्होंने इसका मीनिंग क्या बताया कि नीचे दी हुई सारी कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते सिवाय एक के. अब इसमें थोड़ा सा मसला है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर C3 समझ में आया तो 4th नहीं समझ में आएगा, 4th समझ में आएगा तो 3 समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा कंफ्यूजन होगा. तो मैं इसको पूरा क्लैरिटी के साथ बताता हूं. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड. अलोकेटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, ये इंक्लूड होता है. ये इंक्लूड होता है ना. एबनॉर्मल वेस्टेज एक्सक्लूडेड होता है. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट को एक्सक्लूजन्स में डाला है, ये एक्सक्लूडेड है. बट इधर एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं अभी स्टैंडर्ड को कैसे पढ़ने का. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. अगर मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो और सीमेंट है, तो सीमेंट को स्टोर करोगे? कॉमन सेंस की बात. अब मुझे बताओ, बिल्डिंग की कॉस्ट में सीमेंट की कॉस्ट तो ऐड होगी, ये तो कॉमन सेंस है, बट स्टोरेज कॉस्ट भी ऐड होगी, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर आपको मैं बताऊं कि स्टील बाय किया है किसने? टाटा मोटर्स ने. उससे कारें बना रहा है. ऐसा तो नहीं कि अभी कार बनाएंगे अभी स्टील खरीद के लाएंगे. स्टील लेके आया और उसका स्टोरेज कॉस्ट तो रहेगा. कॉमन सेंस की बात है, स्टोरेज करना ही पड़ेगा और स्टोरेज का कॉस्ट रहेगा ही. अब वो स्टोरेज कॉस्ट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और नॉट इन द कार? द आंसर इज यस. इट इज नॉट एडेड इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. स्टील की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, बट कार की कॉस्ट में तो ऐड होगा ना यार. इट इज पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. इज इट नॉट ए ओवरहेड एक्सपेंस? प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, यस और नो, एंड इट इज एडेड, यस और नो. स्टोरेज कॉस्ट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट एडेड. मतलब देखो कौन से इन्वेंट्री रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में ऐड नहीं होगा. मैं बता रहा हूं, गारंटीड नहीं हो सकता ऐड. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रॉ मटेरियल खरीद लिया और वो प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब लोकेशन एंड कंडीशन पर आ गया, बात खत्म. बट रॉ मटेरियल की नेक्स्ट स्टेप भी तो है, फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स के अंदर वो स्टोरेज कॉस्ट ऐड हो सकती है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, यस और नो. अब यहां पर उन्होंने क्या बोला? वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताई नहीं कौन सी है. तो स्टोरेज कॉस्ट को उन्होंने बोला एक्सक्लूड करते हैं, बट विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस बोलकर उन्होंने उलझा दिया. तो अब आपको पता है क्या, इसमें आंसर डी भी हो सकता है सही. इट इज नॉट एक्सक्लूडेड. यहां पर आर एक्सक्लूडेड बोला ना, एक्सेप्ट.
सो डी कैन बी इंक्लूडेड, बट अब क्वेश्चन ये है, आईसीआई का एग्जाम है, बी और डी में व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, देन द बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आउट ऑफ बोथ, क्योंकि बी विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड बट डी विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज डी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन रॉ मटेरियल. एम आई कम्युनिकेटिंग? मैं वापिस बता रहा हूं कि डी इंक्लूड होती है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, बट नॉट ऑलवेज. और दूसरा और एक स्टैंडर्ड का अगर बैर टेक्स्ट भी ओपन कर देखोगे ना तो उसमें क्लियर कट बोला है स्टोरेज कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड. बैर टेक्स्ट ओपन करके बताऊं कि भरोसा है मुझ पर? सो स्टोरेज कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड बोला, इसीलिए वहां पर हम बी को ले रहे हैं. और अगर बी में जाकर देखेंगे ना, सो स्टैंडर्ड की बैर टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें यह लिखा है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज इंक्लूडेड, ऐसा भी बोला है. तो इन दोनों में अगर शर्त लगी है तो बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए सही आंसर है. वैसे डी भी हो सकता है. वेलकम टू सीए. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच इज आर इनकरेक्ट. अब बेटा जी यहां पर है ना, उन्होंने बोला इनकरेक्ट, बराबर है, मतलब जो गलत है. अब तुम देखना यहां पर स्टेटमेंट नंबर ऊपर का डी और नीचे का ए दोनों सेम है, ओके, बट इधर ए को वो करेक्ट बोलेंगे और जो सही बोल रहे हैं. बट ऊपर प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि बी और डी में कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो बी हुआ था, डी गलत नहीं था. डी भी एक्सक्लूड आई मीन इंक्लूड हो सकता है. तो यहां पर देखो, स्टोरेज कॉस्ट विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. इज दैट ओके? उन्होंने इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर नेवर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये भी करेक्ट है, नेवर इंक्लूडेड है. अरे तुमने खुद ने पढ़ा है, डोंट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. Then full amount of variable production overhead incurred are included in inventory valuation, ये भी करेक्ट है. फिक्स्ड ओवरहेड नहीं होता है पूरा, कभी कभी, बट वेरिएबल तो पूरा होता है. और वेरिएबल का है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट. बाकी के ऊपर के तो सारे करेक्ट ही है ना. अब यहां पर मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, उन्होंने इसका आंसर शायद कुछ और दिया है, बी दिया है. इट इज नॉट बी, इट इज डी. Okay, please rectify it. Happy? So with this, can we say bye bye to AS2? Bye bye. Let's बंद कर और फिर वापस चालू कर.